इंदिरा ताई अपने पड़ोस के युवा रहवासियों से मिल रही है। उनमें से कई ने हाल ही में अपनी शिक्षा पूरी की है और कुछ ने काम करना शुरू कर दिया है और कुछ ने खुद का व्यवसाय शुरू किया है। वे भविष्य में टैक्स का सामना करने को लेकर घबराहट महसूस कर रहे हैं और उनके मन में बहुत से सवाल हैं। इस विषय को समझने और मार्गदर्शन करने में उनकी मदद करने के लिए इंदिरा ताई यहाँ है। सबसे पहले और सबसे अहम यह है कि आपके नए करियर मार्ग के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसे ही आप इस यात्रा पर निकलते हैं, यह पहचानना ज़रूरी होता है कि इनकम के साथ जिम्मेदारियों का एक समूह आता है, जिनमें से एक आपके टैक्स दायित्व को पूरा करना है। टैक्स तब लागू होता है जब आपकी इनकम एक निश्चित सीमा के अंदर होती है। स्वाभाविक रूप से आपको हैरत हो सकती है कि अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा टैक्स के लिए क्यों अलग रखना चाहिए। इसका जवाब इस तथ्य में है कि जब आप और मेरे जैसे व्यक्ति टैक्स का भुगतान करते हैं, तो सरकार उन फंड का इस्तेमाल हमारे देश को बनाए रखने और विकसित करने के लिए करती है। ये टैक्स योगदान हमें ज़रूरी सेवाओं और बुनियादी ढांचे जैसे बांध, झीलों, सड़क नेटवर्क, रक्षा और कई दूसरी सुविधाएं देने में अहम भूमिका निभाती है। यह ध्यान देने की बात है कि सरकार दो प्राथमिक तरीकों के जरिए टैक्स जमा करती है: डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। आज आइए डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स की अवधारणा पर करीब से नज़र डालते हैं। इनकम टैक्स नियम नियमित अपडेट और संशोधनों के अधीन होते हैं। इनकम टैक्स का व्यापक अवलोकन पाने के लिए यह समझना जरूरी है कि यह केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और किसी व्यक्ति या संस्था की कमाई पर लागू होता है। जिस विशिष्ट दर पर इनकम टैक्स की गणना की जाती है, वह कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें करदाता का प्रकार और वे जिस आय श्रेणी में आते ही शामिल है। ये वेरिएबल आपकी इनकम पर लागू कर दर को प्रभावित करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1965 के तहत इनकम के 5 प्रमुख शीर्षक है। पहला, सैलरी यानी वेतन से इनकम। दूसरा, घर की संपत्ति से इनकम। तीसरा, व्यवसाय या पेशे से इनकम। चौथा, पूंजीगत लाभ से इनकम यानी शेयर बाजार निवेश, म्यूचुअल फंड, एफडी ब्याज आदि। पांचवा, अन्य स्रोत से इनकम यानी लाभांश, लॉटरी, उपहार आदि। हम अपनी अगली चर्चा में उपयुक्त और आवश्यक उदाहरणों के साथ इनकम टैक्स की गणना देखेंगे। टैक्स योग्य इनकम पर कटौती की संभावनाएं। आपकी टैक्स योग्य इनकम या ग्रॉस इनकम 5 निर्दिष्ट श्रेणियों में आपकी कमाई से निर्धारित होती है। इसके अतिरिक्त आप इनकम टैक्स कोड के सेक्शन 80 जैसे प्रोविजन के तहत अपनी टैक्स योग्य इनकम पर कटौती के लिए पात्र हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह तब लागू होता है जब आपने बीमा प्रीमियम के लिए भुगतान किया है या सुकन्या समृद्धि जैसे सरकारी योजनाओं में निवेश किया है। हमारी अगली चर्चा में हम संक्षेप में टैक्स योग्य इनकम पर लागू कटौती का पता लगाएंगे, जिसमें उदाहरण भी शामिल होंगे। टैक्स योग्य इनकम पर छूट की संभावनाएं। आप इनकम टैक्स नियमों सेक्शन 10 और सेक्शन 54 जैसे प्रोविजन से अपनी टैक्स योग्य राशि में कटौती की पात्रता हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए HRA यानी हाउस रेंटल अलाउंस या ट्रैवल और कम्यूट अलाउंस जैसे लाभ टैक्स छूट का कारण बन सकता है। अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय जरूरी दस्तावेज तैयार रखना ना भूलें। हमारी अगली चर्चा में हम संक्षेप में टैक्सेबल इनकम पर लागू छूट का पता लगाएंगे, जिसमें उदाहरण भी शामिल है। TDS इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के तहत
भुगतान को उनकी राशि और प्रकार के आधार पर बांटा जाता है। ऐसे मामले में नियोक्ता या भुगतानकर्ता को टैक्स के रूप में भुगतान के एक हिस्से को रोकना आवश्यक है, जिसे आमतौर पर स्रोत पर टैक्स कटौती यानी टीडीएस के रूप में जाना जाता है। यह रोका गया टैक्स बाद में प्राप्तकर्ता की ओर से इनकम टैक्स विभाग को भेज दिया जाता है। रोजगार के संदर्भ में नियोक्ता लागू टैक्स राशि में कटौती करने और फिर कर्मचारी को शुद्ध भुगतान वितरित करने के लिए जिम्मेदार है। टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार इकाई, जिसे टीडीएस डिडक्टर के रूप में जाना जाता है, प्राप्तकर्ता को फॉर्म 16 या 16A के रूप में संदर्भित प्रमाण पत्र देता है। यह प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता की कमाई से लिए गए टीडीएस कटौती के दस्तावेज किए गए रिकॉर्ड के रूप में काम करता है। टैक्सेशन का आकलन करते समय आपकी टैक्स योग्य इनकम, आपकी कुल कमाई और किसी भी लागू छूट और कटौती को जोड़कर निर्धारित की जाती है। टैक्सेबल इनकम, कुल इनकम, डिडक्शन, छूट। इनकम टैक्स की दरें कुल इनकम और इनकम संबंधित श्रेणियों के आधार पर लागू की जाती है, जैसा ही इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है। उदाहरण के लिए वर्ष 2022 तक इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के तहत 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक की वार्षिक इनकम वाले 60 वर्ष से कम आयु के भारतीय नागरिकों पर टैक्स लगाया गया था। इसके साथ ही 3 लाख रुपए से अधिक वार्षिक इनकम वाले 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिकों पर भी टैक्स लागू था। इनकम टैक्स मामलों को देखते समय 2 महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझना अहम है। वर्तमान वित्तीय वर्ष, जो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक होती है, और वित्तीय आकलन वर्ष, जिसमें 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक शामिल है। जैसे ही आप पैसे कमाना शुरू करते हैं, टैक्स भी देना शुरू कर देते हैं। इसमें से कुछ आपकी कमाई यानी टीडीएस से ऑटोमेटिकली निकाला जाता है, लेकिन आपको यह भी पता लगाना होगा कि आपके सभी इनकम सोर्स से पूरे वर्ष के लिए आपको कितना टैक्स देना है। वर्ष समाप्त होने से पहले इस टैक्स का अग्रिम भुगतान करना जरूरी है। आप वर्ष के दौरान कदम दर कदम 4 भुगतान करके ऐसा कर सकते हैं। फॉर्म 26AS किसी दिए गए वित्तीय वर्ष के लिए सभी टैक्स संबंधित जानकारी का एक समेकित दृश्य दिखाता है। कटौती की गई टैक्स की यह राशि किए गए टैक्स भुगतान, अग्रिम टैक्स भुगतान और किसी भी पात्र रिफंड राशि जैसे विवरण दिखाती है। आकलन वर्ष के दौरान आप पिछले वर्ष से अपने वित्तीय मामलों की समीक्षा करते हैं और 31 जुलाई की समय सीमा के पहले किसी भी लागू ब्याज के साथ अपनी टैक्स देयता का निपटान करते हैं। अगर आपने अपने बकाया से अधिक टैक्स का भुगतान किया है, तो आप रिफंड के पात्र हो जाते हैं। आइए देखते हैं इनकम टैक्स के बारे में आप कितना समझ चुके हैं। प्रश्न 1, इनकम टैक्स किस टैक्स श्रेणी के अंतर्गत आता है? विकल्प अ, डायरेक्ट टैक्स। विकल्प ब, इनडायरेक्ट टैक्स। उत्तर विकल्प अ। प्रश्न 2, क्या मुझे सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर टैक्स का भुगतान करना होगा? विकल्प अ, नहीं। विकल्प ब, हाँ। उत्तर विकल्प ब। प्रश्न 3, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? विकल्प अ, जनवरी से दिसंबर। विकल्प ब, अप्रैल से मार्च। उत्तर विकल्प ब। अगर आपको यह वीडियो उपयुक्त लगा हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दबाएं।